जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे अधिवक्ता अधिनियम 1961 की एमसीक्यू, एडवोकेट एक्ट 1961 का एमसीक्यू, जो कि आपके एआईबी एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडवोकेट एक्ट 1961 से आपका टोटल क्वेश्चन जो होगा वो होगा फोर क्वेश्चन होगा, राइट। तो वन बाय वन उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो वीडियो आएगी का वो अपलोड किया जाएगा उसका आपको जानकारी मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में कानूनी पेशे को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है। इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले आप जो ऑप्शन लोगे। Which act is primarily responsible for regulating the legal profession in India? There are four options है, और इसके साथ साथ आपको ऑप्शंस के साथ साथ स्क्रीन पर आंसर भी है। तो वो है अधिवक्ता अधिनियम 1961, एडवोकेट एक्ट 1961, यानी 4। जैसा कि आंसर आपके स्क्रीन पर है तो आंसर भी आपने जान लिया, राइट। टिक लगाने के बाद बी नंबर, राइट। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या था, राइट। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी मैं कर देता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसका मुख्य ऑप्शन जो था, आपको फास्ट क्वेश्चन करना है ताकि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके कम समय में। बी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, और रेगुलेटिंग द लीगल प्रोफेशन एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आप आंसर को और हिंदी में भी देख सकते हो, राइट। हिंदी में देख लीजिए। बी नंबर कानूनी पेशे को विनियमित करना और पेशेवर मानकों को बनाए रखना, यह है सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पाइए। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत किस निकाय को कानूनी शिक्षा और पेशेवर आचरण के नियम का दायित्व सौंपा गया है। करेक्ट आंसर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि यही जो है ना आपके अधिवक्ता अधिनियम के तहत जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे को पूरे कंट्रोल करती है सभी चीज़ का, चाहे वो आपका एग्जाम हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो, या तो वहाँ का सर्टिफिकेशन हो, या तो जो बोलते हैं आप अफिलिएशन कॉलेज को देता हो। पूरा लीगल एजुकेशन और प्रोफेशन को कंडक्ट करने के जो रेगुलेटरी है बॉडी है वह आपका बार काउंसिल इंडिया, जिसे बीसीएस शॉर्ट में कहते हैं, राइट। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह सही आंसर है सेक्शन 3 यानी धारा 3 के अकॉर्डिंग। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बार काउंसिल गठन और शक्तियों का अधिनियम की प्रारंभिक धाराओं में विस्तार से वर्णन किया गया है। यानी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा जो है वो है धारा 3, जिसमें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपको, अधिवक्ता अधिनियम 1961 किस रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी मुख्य रूप से किससे संबंधित है अधिवक्ता अधिनियम। तो जैसा कि आप हिंदी में तो क्वेश्चन देख लिए और इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए, और करेक्ट ऑप्शन है बी, रेगुलेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन। समय कम और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। 6 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में आपने देखा कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज पर द एडवोकेट एक्ट 1961, यानी कौन सा कार्य जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं है। इसका जो है 3 सही है कि 3 है, और एक है जैसे हाई कोर्ट के संबंधित उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम नहीं है। अपॉइंटमेंट जजेस इन हाई कोर्ट्स, ये इनका काम नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द एडवोकेट एक्ट 1961 सीक्स टू स्टैंडर्डाइज। वो क्या करता है कि जो बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट जो है ये जो है इसका उद्देश्य जो है निम्नलिखित से मानकीकृत करना। यह सही आंसर है कि अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण, पंजीकरण और आचरण, यानी आपका जो कैरेक्टर चेक होता है, इसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो या इनरोलमेंट करवाते हो, फिर आपको जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया जाता है, यह सभी के सभी जो है यह मानकीकृत जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करता है, और वो एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग करता है, राइट। 8 नंबर क्वेश्चन इज, अंडर द एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एडवोकेट, यानी एडवोकेट के अगेंस्ट में
जब वो कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है तो वो कौन सा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है अधिनियम के तहत? वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल, यानी स्टेट बार काउंसिल वो आपको पहले एक्शन लेता है और वो एक्शन जो लेता है उसका सारा डेटा आपको बार काउंसिल इंडिया को भेजा जाता है। बार काउंसिल इंडिया जो इस पर डिसीजन लेती है कि अधिनियम के तहत वकील का जो खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी कोई, तो वह होता है, यानी स्टेट बार काउंसिल पहले लेता है, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी लेता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 किस वर्ष लागू किया गया है? एक एनेक्टमेंट हुआ और लाया गया, जैसे कि आप एडवोकेट एक्ट 1961 क्वेश्चन में देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि 1961 से ही इनेक्टेड हुआ था, राइट। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी में आप इसे देख लीजिए कि जो निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की एक प्रमुख विशेषता है? इसका सबसे बड़ा प्रमुख विशेषता जो यह है कि अधिनियम के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान करता है, राइट। यानी देश भर में समान कानून शुल्क संरचना का नहीं है। 65 वर्ष की आयु अधिवक्ता का अनिवार्य सेवानिवृत्ति ये भी नहीं, क्योंकि डी इसीलिए नहीं है तो उसमें कोई एज है ही नहीं, लिमिटेशन कि आप उतने एज में एडवोकेसी नहीं कर सकते हो या तो लॉ की डिग्री भी नहीं ले सकते हो, राइट। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यह अधिवक्ताओं के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान करता है, राइट। आइए 11 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका चैप्टर उसी से है, परिभाषाएं और पंजीकरण से है। आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है एडवोकेट एक्ट का इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा और एक वीडियो में यदि नहीं होगा तो इसे दूसरा वीडियो बनाया जाएगा और आप वीडियो पूरा देखिए, इसका मोस्टली क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अधिवक्ता शब्द को परिभाषित किया गया, यानी एडवोकेट शब्द को परिभाषित किया गया किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? धारा 2C, सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग किया गया है, राइट। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य आवश्यक है? आपको मालूम है जैसे ही आप LLB पूरा का पूरा ले लेते हैं तो लेने के बाद जो है आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री पूरी होना चाहिए, यानी LLB जो है वो आपका जिसके पास एप्लीकेशन है बार काउंसिल इंडिया का, उससे आपको डिग्री लेना है तो आप अधिवक्ता बन जाएंगे। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनरोलमेंट करवाना है, राइट। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, एक वकील के रूप में नामांकन का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, राइट। यानी वकील का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको किससे थ्रू किया जाता है? इंग्लिश में देख ले, इनरोलमेंट एज एडवोकेट इज मैनेज बाय। आपको मालूम होगा जब कभी भी आप कहीं से भी स्टेट कंट्री में या कहीं से भी आप लॉ की डिग्री लेते हैं, LLB करते हैं या तो आप 12th करके BA LLB करते हैं, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जिस स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर वो एग्जाम देते हैं, फिर आपको परमानेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन हो गया, बल्कि हम बोलेंगे रेस्पेक्टिव स्टेट और प्रोविंशियल। आइए 13 से 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट कर लेंगे एक बार में एक वीडियो में। विच डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल फॉर एडवोकेट्स इनरोलमेंट एज पर एडवोकेट्स एक्ट 1961? ये पूछा जा रहा है कि जब अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वकील के नामांकन के लिए क्या क्या चाहिए? सीधी सी बात है कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में जाएंगे तो वैलिड लॉ की डिग्री मांगा जाएगा और उसके साथ साथ जो और भी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है, जैसे कि आधार और 10th की भी सर्टिफिकेट मांगी जाती है और आपका पूरा ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी फॉर्म भरवाए जाते हैं बहुत सारे जो स्टेट बार काउंसिल का होता है, उसके साथ साथ शपथ पत्र भी देना पड़ता है। लेकिन यदि दस्तावेज की बात करें तो सबसे पहले इसमें से जो आपका 4 ऑप्शन में से जो है वो है आपको कि आपको लॉ की डिग्री, यदि लॉ की डिग्री है तो आप बिल्कुल इनरोलमेंट करवा सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, अधिनियम के तहत बनाए गए अधिवक्ता रोल में मुख्य रूप से शामिल है, यानी मुख्य रूप से वो कौन सी चीज शामिल है जो अधिनियम में एडवोकेट रोल में मेंटेन करना है एक्ट के अकॉर्डिंग? वो है बी, नेम एंड डिटेल ऑफ ऑल इनरोल्ड एडवोकेट, यानी ठीक है, इन उनका नाम रहता है और उनके नाम के अकॉर्डिंग उसका जो भी डिटेल है उसे संबंधित करना पड़ता है, मेंटेन करना रहता है, जिससे ये पता चलता है कि एडवोकेट जो है ना इनरोल्ड है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961
कन्फर द राइट टू, राइट। अब हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह है कि रजिस्ट्रेशन, एडवोकेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत, तो एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? किसी भी अदालत में पेश होना। किसी भी अदालत मतलब स्टेट बार काउंसिल में जब आप करवा लेते हैं तो स्टेट बार काउंसिल के बाद आप क्या करते हैं, जिस कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तो सिविल कोर्ट में जहां भी आप चाहते हैं वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट में आपका 2 साल का प्रैक्टिस हो जाता है, फिर वहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, 2 साल पूरा होने के बाद आप वहां पर जो है इनरोल हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लॉ डिग्री के बाद क्या करना पड़ता है, स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराना है। तो क्वेश्चन ये है कि पंजीकरण होने के बाद जो है अधिकार क्या करता है? अधिकार ये बताता है आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी एज एन एडवोकेट जो है ना आप कहीं भी केस लड़ सकते हैं कोर्ट में जाकर के, राइट। अब है 70 नंबर क्वेश्चन है कि अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया गया, सत्य कौन से? कानून की डिग्री पूरी होने पर नामांकन स्वतः प्रदान किया जाता है। आपको जैसे मालूम है कि जी नहीं, आपको स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवाना पड़ेगा। चलिए बी नंबर में आते हैं, नामांकन के लिए संबंधित राज्य बार काउंसिल में आवेदन और निर्धारित शर्तों पर संतुष्टि करना। बिल्कुल सही है कि जो स्टेट बार काउंसिल में आप जाइए और उनका जो निर्धारित शर्तें हैं, यानी निर्धारित शर्त मतलब ये हो गया जो फी है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है, लॉ की डिग्री है, उसके बाद वो आपसे कहीं के मांगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, मार्कशीट मांगते हैं, डिग्री मांगते हैं। तो जो उनका शर्त है वो आप पूरा दीजिए, उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। वही इनरोलमेंट नंबर जब आप कभी साइन करते हैं तो साइन करने के बाद आपको जो है वहाँ पर सिग्नेचर के नीचे डालना भी पड़ता है, राइट। 80 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है कि एक वकील के रूप में नामांकित व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पेशेवर आचार संहिता और नैतिक मानकों का पालन करें, यानी ऐसा ना कि वो केवल उस शहर में अभ्यास करे जहाँ वहाँ नामांकित, जी नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप पर्टिकुलर कोई सिटी में रहते हैं और वहाँ पर आप फिर वहाँ से किसी कारणवश आप फैमिली के साथ ट्रांसफर होकर दूसरे जगह चले गए, फिर आप वहाँ भी जा करके आप वहाँ के जो संघ है, अधिवक्ता संघ होगा, वहाँ उस जगह जा करके आप अधिवक्ता संघ में जुड़ सकते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट भारत में ट्रांसफर करा करके भी आप जा सकते हैं अपने इनरोलमेंट को लेकर के, राइट। चलिए, यानी बी नंबर इज करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, यदि कोई वकील उचित नामांकन के बिना प्रैक्टिस करता है तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि यदि आप इनरोलमेंट कराते नहीं हैं तो आप सबसे पहले इनरोलमेंट का रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा और आप उसे जब भी साइन करेंगे तो वो आपका अधिवक्ता संघ में या सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ पर आपका इनरोलमेंट आप रिकॉर्ड में नहीं जा पाएगा। तो होगा क्या, सबसे पहले देयर राइट टू प्रैक्टिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट ही आपको अलाउ नहीं करेगा। कोर्ट अलाउ नहीं करेगा इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप इनरोलमेंट करा लेते हैं स्टेट बार काउंसिल में तो वहाँ से फिर आप सिविल कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो तो वहाँ का अधिवक्ता संघ में भी आपको नामांकन करवाना पड़ता है, यानी आप वहाँ का मेंबर बनना पड़ता है और इससे पता चलता है कि आप इस कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? उनके प्रैक्टिस करने का अधिकार को किसी भी अदालत द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, यानी यदि आपका इनरोलमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, राइट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनियम के तहत एक वकील के रूप में नामांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है, क्या करना है? सबसे पहली बात है कि कानूनी फीस एकरूपता ऐसा नहीं है, कानूनी शिक्षा और पेशेवर क्षमता के समान मानक, यानी आपको अपना प्रोफेशन को मेंटेन करना है। अब ये जैसे कि 2 टॉपिक को हमने कवर कर लिया, 3rd नंबर टॉपिक में भी आ जाते हैं, व्यवसाय नैतिकता और आचार संहिता, राइट। इससे भी संबंधित क्वेश्चन है, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको एडवोकेट एक्ट 1961 का ही है, राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन। वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता मुख्य रूप से यह अपेक्षा करती है कि वे क्या है? 4 ऑप्शन है। हर केस जीते, अखंडता, सुनता, ईमानदारी बनाए रखे, हमेशा ग्राहक की राय से सहमत हो, किसी भी प्रकार के कानूनी सुधार से बचे। सीधी सी बात है, जब आप एक प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन को आपको मेंटेन भी करना है और आपका मोरल भी बताता है। क्या बताता है? कि अखंडता, स्वतंत्रता और ईमानदारी बनाए रखे। यानी इस क्वेश्चन को यदि आप इंग्लिश में देख लेते हैं तो इंग्लिश में ये देखिए कि प्रोफेशनल एथिक्स जो आपके एलएलबी में पढ़ाया भी जाता है, एक एडवोकेट के लिए प्राइमरली रिक्वायर्स है कि हमेशा मेंटेन इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड ऑनेस्टी, यानी आपको ईमानदारी से किसी केस लड़ना है। ऐसा ना कि एक पार्टी से आपने फील है, उस पार्टी के साथ आप काम कर रहे हैं और आपका जो अपोजिशन पार्टी है तो अगेंस्ट पार्टी है, उनसे पैसे लेकर के आप उस केस को हल्का कर लेते हैं, या तो आप
कहीं ना कहीं बेईमानी करते हैं, राइट। तो बी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, मेंटेन इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड ऑनेस्टी, यानी आपको अपना सब कुछ को ध्यान में रखना है कि आप अपने लेवल को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लियर, यानी अखंडता, स्वतंत्रता और ईमानदारी बनाए रखना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता निम्नलिखित कर्तव्यों पर जोर देती है। वो कौन कौन सा कर्तव्य है? वो है आपका सार्वजनिक हित के न्याय को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देना, राजनीतिक दलों को साथ जोड़ना, न्यायाधीशों के साथ बातचीत से बचना। सबसे करेक्ट आंसर जो इसका है कि सार्वजनिक हित और न्याय को बढ़ावा देना, यानी आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एडवोकेट बनने के बाद सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं इस प्रोफेशन को, यानी सार्वजनिक हित भी रहना चाहिए और न्याय को बढ़ावा देना है आपको, ताकि जस्टिस जो है और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। 22 नंबर क्वेश्चन, एक वकील को हितों के टकराव से बचना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे टकराव का उदाहरण है? इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। वो है एन एडवोकेट मस्ट अवॉइड conflict of interest, which of the following is an example of such an conflict? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, इंग्लिश में है, चलिए हिंदी में क्वेश्चन भी कर देते हैं चार ऑप्शन का, ये 23 नंबर क्वेश्चन को, राइट। और आपको हिंदी में क्वेश्चन है कि एक एडवोकेट को हितों के टकराव से बचना चाहिए, राइट, ये क्वेश्चन है। यह है कि परस्पर अनन्य हितों वाले दो मुवक्किल यानी क्लाइंट को प्रतिनिधि करना, राइट। 24 नंबर क्वेश्चन इज कानूनी व्यवहार में गोपनीयता का अर्थ है कि एक वकील को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन है और सबसे पहले ऑप्शन को ही पढ़ लीजिए, आप ऑप्शन को देखिए और सही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आंसर के साथ है। आंसर इसलिए दिया हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपरेशन हो सके और आप ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी जान सके, ऐसा ना हो कहीं पर आपको नोट डाउन करना पड़े। सभी ग्राहक संचार को निजी रखना चाहिए सिवाय जहां कानूनी रूप से अन्यथा अनिवार्य हो, राइट, यानी बी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय के प्रति एक वकील का कर्तव्य है? यानी आप जहां पर प्रैक्टिस करते हैं, आप एडवोकेट हैं, तो कोर्ट के प्रति जो है आपका क्या कर्तव्य बनता है। जी हाँ, ऐसा ना कि कभी कभी आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, जज को गुमराह कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो अलग अलग देते हैं, क्या है इसमें से। यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय की सहायता करने के लिए केवल प्रासंगिक और सत्य साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए। कभी भी आप गुमराह ना करें, न्यायालय को जज के सामने हमेशा वो डॉक्यूमेंट दे जो डॉक्यूमेंट आपके वकील के पास सही है, ताकि क्योंकि आप क्या करते हो, एक कड़ी के रूप में काम करते हो, क्लाइंट और जज के बीच में न्याय दिलाने के पक्ष में आप एक कड़ी का काम करते हो, दोनों के बीच में एक मध्यस्थता का काम करते हो, और वह तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब आप न्यायालय को सही जानकारी देते हो और सत्य जो सही रियल में जो एविडेंस है वही आप प्रस्तुत करते हैं। बी नंबर इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पेशेवर नैतिकता के अनुसार एक वकील को इनसे बचना चाहिए, यानी आपका मोरल क्या बोलता है, किससे बचे रहना चाहिए। बी नंबर इज करेक्ट। किसी भी ऐसे आचरण में शामिल होने से पेशे के लिए अपमानजनक हो। आप एक एडवोकेट है, आपको अपने डिग्निटी को मेंटेन करना है, ऐसा ना कि आप अपना पैसा ऐसा कर दे, पैसा मतलब आप वकील बनने के बाद भी एक मोरल को भूल जाए और कोई ऐसा काम करे जो कि कहीं ना कहीं कानूनी को साथ न दे, कानून को साथ न दे, लॉ के अगेंस्ट में हो। किसी भी ऐसे आचरण में शामिल होने से पेशे के लिए अपमानजनक हो, ऐसे से बचना है। 27 नंबर क्वेश्चन आइए, 27 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत हित और पेशेवर कर्तव्य के बीच टकराव का सामना करने पर एक वकील को चाहिए क्या करना चाहिए। सी नंबर, टकराव का खुलासा करे और यदि आवश्यक हो तो प्रतिनिधित्व से हटे। ऐसा ना कि कभी आप उसमें जाकर और भी टकराव को बढ़ावा दे दी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्लाइंट से संबंधित है, वकील के प्रति वकील के कर्तव्यों में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आप एक एडवोकेट है और एडवोकेट होने के बाद आपको एक क्लाइंट के लिए क्या करना चाहिए, क्लाइंट के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। बी नंबर इज करेक्ट। इसमें यह बताया कि सक्षम और मेहनती प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे क्लाइंट जो है ना कहीं इस केस में हार जाए और आप सही तरीका से रूल्स रेगुलेशन जो भी जजमेंट है, रिलेवेंट है, जजमेंट है, उन्हें आप जरूर लाइए और आप कोशिश कीजिए अपने क्लाइंट को सही रूप से उन्हें आगे बढ़ाने का, राइट।
पेशेवर नैतिकता के तहत एक वकील को इनसे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? सबसे बड़ी बात है क्या कि आप एक एडवोकेट है और एडवोकेट होने के बाद आपको अपने डिग्निटी को मेंटेन करना है। तो मेकिंग फ्रिवोलस और वेक्सल्सियस लीगल क्लेम, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि आप अपने आप को तुच्छ यानी छोटी से और परेशान करने वाले कानूनी दावे में करना। यानी आप एक पेशेवर वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, तो आपको इस चीज से बचना चाहिए। छोटी छोटी काम ऐसा ना करें जिससे कि आप खुद परेशान हो सके। राइट। 30 नंबर क्वेश्चन इज न्यायालय के प्रति कर्तव्य के सिद्धांत के अनुसार एक वकील को क्या करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्क्रीन पर आपको ऑप्शन है, ऑप्शंस खुद पढ़ लीजिए ABCD, और करेक्ट आंसर है B। यह बताता है कि सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय प्रशासन में बाधा न आए। यानी आप एडवोकेट है तो आपका कर्तव्य कहता है कि आप जब एक मीडिएटर के रूप में क्लाइंट, और क्लाइंट मतलब ये हो गया कि जो कोई पीड़ित व्यक्ति है और उससे आप दोनों पार्टी में से कोई भी आपका है, चाहे वो आपका मुद्दे है या मुद्दालय है, ठीक है, उनमें से कोई भी पार्टी है दोनों में से, तो आप क्या करेंगे, कोर्ट में हमेशा सुनिश्चित करें कि न्याय प्रशासन में बाधा न आए। आपको पॉजिटिवली जाना है। आगे बात करते हैं कि ग्राहकों के प्रति कर्तव्य और गोपनीयता का, यानी एडवोकेट एक्ट 1961 में जो अलग टॉपिक आ गया है वो है ग्राहकों के प्रति कर्तव्य गोपनीयता। मैंने किस तरह से आप निभाएंगे उसी बेस पर आपका MCQ यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वकील का एक अपने वकील के प्रति प्राथमिक कर्तव्य है। यानी एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट के प्रति जो कर्तव्य है वो कौन सा कर्तव्य है। करेक्ट ऑप्शन है 4 में से एक है, वो है कानून की सीमाओं के भीतर वकील का उत्साहपूर्वक प्रतिनिधित्व करना। यानी एक चीज बहुत अच्छी बात है यहाँ बताया गया कि कानून सीमाओं के भीतर, यानी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि कानून के क्लाइंट के उत्साह को कम लेना है तब प्रतिनिधित्व करना है। ये देखने वाली बात है। यानी कानून की सीमाओं के भीतर वकील का काम कीजिए। ऐसा ना कि अदालत में आप बोल दें कि हाँ ठीक है, आप वो कुछ भी गलती करें, आप ऐसा ना कभी बोले कि अदालत में जीत गारंटी देंगे आप मेरे से काम करें, इतना लगेगा पक्का आपकी जीत होगी। ऐसा कभी नहीं बोलना है। सभी मामलों में वकील के निजी सलाहकार के रूप में कार्य करना। ऐसा नहीं कि आपके जो क्लाइंट है कोई भी मामला उसके घर में होता है, कभी चोरी होती है, कभी डकैती होती है, कभी फैमिली मैटर होता है, तो ऐसा नहीं कि सभी मामलों में ही आपका निजी सलाहकार बनूं। राइट। जो आपसे सही होगा वो आपके लिए जो बेहतर होगा वो आप करें। राइट। ऐसा भी ना कि कानूनी पेशेवर के साथ वकील की सभी जानकारियां साझा करें। कभी भी कोई आपका जो क्लाइंट है उसके साथ आप कोई भी सभी जानकारी साझा ना करें, उनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक वकील गोपनीय जानकारी प्रकट कर सकता है यदि 4 ऑप्शन में से क्या। एक वकील गोपनीय जानकारी प्रकट कर सकता है, यानी जो आपका सीक्रेट है उस जानकारी को भी आप बताएं। कैसे, कब बताएंगे? परिणाम के बारे में सूचित किए जाने के बाद ग्राहक सहमति देना। यानी बारे में सूचित किए जाने के बाद ग्राहक सहमति देना। जब इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक की सहमति के बिना प्रकटीकरण पेशेवर नैतिकता द्वारा सख्ती से शासित होता है। राइट। ए नंबर क्वेश्चन जो है, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन बताता है प्राप्त संचार से तात्पर्य है। इससे क्या तात्पर्य? आप बोलते हैं कि ग्राहक को संदर्भ में, इसका ऑप्शन है संचार, यानी जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो ग्राहक गोपनीयता रहना चाहता है और कानून द्वारा संरक्षित है। राइट। उसी चीज को आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए। राइट। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वकील को पता चलता है कि वो वकील झूठी गवाही देने की योजना बना रहा है तो पेशेवर नैतिकता क्या करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवोकेट एक्ट आपको क्या बताता है कि आप एक एडवोकेट है, आपका एक क्लाइंट है और आपको क्लाइंट के बारे में मालूम है कि जो क्लाइंट जो गवाही देना चाहता है, विटनेस बॉक्स में आना चाहता है, तो गवाही जो है वो झूठी गवाही देगा, क्योंकि वो प्लान बना लिया है, अपना प्लानिंग कर लिया है कि मैं जो बोलूंगा वो झूठ बोलूंगा और वो पता भी चल रहा है। तो आपका क्या नैतिकता बनता है, क्या कर्तव्य बनता है? तो उसमें सूचना को अनदेखा करे, ये तो सही नहीं है। वकील को इनके खिलाफ सलाह देना कि यदि आवश्यक हो तो मामले से हट जाना। यानी आपको कोशिश करना है कि आप जो चीज देखे हैं, जो चीज जानते हैं वही चीज बताएं। ठीक है, क्योंकि आप यदि ऐसा न करते हैं तो अन्यथा आज क्या होगी, तो और भी गड़बड़ियां आ सकती है। ठीक, और इससे क्या होगा, तो और भी परेशानी हो सकती है। इसलिए जो सही है वही करें। वकील को इसके खिलाफ सलाह देना कि यदि आवश्यक हो तो मामले में हट जाए। बी नंबर इज करेक्ट। आगे ये 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक वकील से वफादारी का कर्तव्य क्या अपेक्षा करता है? अपेक्षा करता है कि व्यक्तिगत हित पर ग्राहक के हित को प्राथमिकता देना। राइट।
यानी व्यक्तिगत हित पर ग्राहक के हित को प्राथमिकता देना। ये आप जो है एक वकील है, एक वकील होना ऐसा सलाह ना देना हो कि आप अपने फायदा के लिए सोचें कि हम उनको जो सलाह देंगे उससे मुझे फायदा हो सकता है, ऐसा ना करें। आपको व्यक्तिगत हित पर भी ध्यान देना है और उनके हित पर भी ध्यान देना है, उसके बाद और आपको डिग्निटी मेंटेन करना है, राइट। 35 से 36 नंबर क्वेश्चन पर, पेशेवर नैतिकता के तहत एक वकील को चाहिए क्या चाहिए? इसमें से ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, 4 ऑप्शन है। किसी भी संभावित संघर्ष पर विचार किए बिना मामलों को स्वीकार करना, क्या? तो बी नंबर आइए, इसमें बताया गया साफ साफ उनकी ओर से वकालत करते समय ग्राहक से स्वतंत्रता बनाए रखे। यानी आप यदि वकालत करते क्लाइंट के लिए रखना है कि क्लाइंट को फ्री होकर बोलने दीजिए कि वह आपको जो जानकारी देता है वो भी, और आप उससे फ्री कीजिए, मतलब मेंटली फ्री होने दीजिए कि वो स्वतंत्र होकर जो कुछ बोलना चाहता है वो बोले। उनको बोलने के लिए रोका ना जाना चाहिए, राइट। कौन सी स्थिति में एक वकील को एक अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने से पीछे हटना पड़ सकता है? यह बताता है कि वो कौन सी सिचुएशन आ सकती है जब एक वकील जो है अपने क्लाइंट के प्रतिनिधित्व करने से पीछे हटना पड़ सकता है। यानी आप बोलेंगे कि नहीं मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा, या तो मैं आपके केस के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, तो वो क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, राइट। जब मुवक्किल पहली बार मुकदमा लड़ रहा है, जी नहीं, आप पहली बार लड़े मुवक्किल या दूसरी बार है या कई बार से वो केस के में हो, उससे मतलब नहीं होता है। बी नंबर इज करेक्ट कि जब हितों का टकराव उत्पन्न हो जिसका समाधान नहीं किया जाता है, यानी उनसे स्व समाधान नहीं किया जा सका और हित में बात आई है कि उनके जो विपक्षी है वो कहीं न कहीं इनके हित को मारना चाहते हैं या इसके हित को में कोई काम नहीं करे या उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो आप एज एन एडवोकेट क्या करेंगे, अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करेंगे और उस समय आप प्रतिनिधित्व करने से पीछे हटना पड़ सकता है। और ये ऐसा देखें कि हित का टकराव उत्पन्न हो गया, इसका समाधान किया नहीं जा सकता। यानी यहाँ पर ऐसा बात हो गया कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसे लड़ रहे हैं कि यह ना आपके बातों को मान सकते हैं, ना ही कानूनी में जा सकते हैं। वो आपस में क्या करेंगे, या तो मारपीट करेंगे या लड़ाई करेंगे। उस समय आपको क्या करना है, चुपचाप अपने मुवक्किल को छोड़ देना है कि आपको क्लाइंट को, और बोलना है एक काम कीजिए, पहले आप दोनों पक्ष जो है आपस में बात कर लीजिए, इसके बाद जब आपको अपने तरफ से केस में कोर्ट लड़ना चाहते हैं, कोर्ट में यदि केस लड़ने की प्लानिंग कर लेते हैं, तब आप मेरे पास आइए और मैं आपको कानूनी सलाह भी दूंगा और आपका मैं एडवोकेट भी बनूंगा और फिर आपके केस को देखूंगा, राइट। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मुवक्किल को गोपनीयता बनाए रखने का एक वकील का कर्तव्य तब भी जारी रहता है जब, कब? यानी आपका मुवक्किल है, उसका जो बहुत सारे गोपनीयता रखेंगे और आप एक वकील हैं, क्या बताते हैं, मामला सुलझ जाता है। यानी जब मामला पूरा भी हो जाता है तो मामला पूरा होने से पहले जो किया, आप जो डॉक्यूमेंट किया या जो आपने कोई चाल चला या तो आपने बहुत सारी जो उनके लिए वर्क किए, जो आप जानते थे उनको नहीं बताया, उनका जानकारी आपने साझा की, जो डॉक्यूमेंट किए, जो कुछ भी आपने ट्रिक लगाया बाय लॉ की मैं बात करता हूं, तो वो गोपनीयता आपको बनाए रखना है। ऐसा ना कि केस खत्म हो गई या केस आपने जीत लिया तो फिर आप गोपनीयता को खत्म करें, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, कानूनी व्यवहार में नो विन नो फी व्यवस्था को संभालना जाना चाहिए। बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि आप एक एडवोकेट हैं और आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो उस बीच में आप क्या कर सकते हैं, इसका इंग्लिश देख लेते हैं क्या बताता है। कानूनी व्यवहार में नो विन नो फी, यानी नहीं जीतेंगे तो आपका फी नहीं लेंगे और जीतेंगे तो आपका फी बहुत ज्यादा लेंगे। उसमें क्या करना चाहिए, बी नंबर बताए, इन स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स विद द एथिकल गाइडलाइंस एंड रिटर्न एग्रीमेंट। यानी ये जो करेक्ट चीज बताया गया, करेक्ट ऑप्शन जो बताया गया बी नंबर, यह बताता है कि नैतिक दिशा निर्देशों और लिखित समझौते के सख्त अनुपालन में, यानी आपको अपनी नैतिकता को भी नहीं भुलाना है और जो भी आप काम करेंगे, जितना आप काम करते हैं वह काम लिखित में करेंगे। यानी आपके पास आपके जो क्लाइंट की जो फाइल है उस फाइल में सभी डॉक्यूमेंट लगा हुआ रहना चाहिए ताकि वो जब कभी भी आपसे डिमांड करता है तो आप उसे दे भी सकते हैं, राइट। यदि कोई मुवक्किल किसी वकील को महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का निर्देश देता है तो वकील को चाहिए क्या चाहिए, यदि कोई मुवक्किल किसी वकील को महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का निर्देश देता है
तो वकील को क्या चाहिए, यानी वो बताता है, आपको क्लाइंट ही बताता है कि आप मेरे बात मानिए, आप इस चीज़ को छिपा कर रखिए, तो वकील को क्या करना चाहिए? वकील को कानूनी परिणाम के बारे में सलाह दें और यदि आवश्यक हो तो वापस ले लें। यानी आपको सही से उनको बताना है। बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि एक क्लाइंट जो है ऐसा नहीं कि वो लॉ को जानता है, कानून को जानता है। हो सकता है वो जो सलाह आपको दिया, आपको बता रहे कि एडवोकेट साहब आप मेरे लिए ऐसे ऐसे कीजिए, वो कहीं ना कहीं आप कानून जानते हो, तो ऐसा ना हो कि वो आपके लिए गलत हो जाए। तो आपको क्या करना है? उनको सही सलाह देना है कि जैसा आप कहना चाहते हैं मैं आपको बातों को मानता हूँ, लेकिन बाय लॉ जो है कहीं ना कहीं यह गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट। अब आइए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवोकेट एक्ट का न्यायालय और न्याय प्रशासन के प्रति कर्तव्य। अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग एमसीक्यू है, वो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी है और ऑप्शंस के साथ साथ आंसर भी है। तो आप एक एक करके जो है ना सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझ सकते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन आई थिंक कि 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार में कि एडवोकेट एक्ट 1961 का 50 क्वेश्चंस एक वीडियो में हो जाता है, तो आप लोग के लिए एक वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आ जाने की संभावना रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एडवोकेट एक्ट 1961 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। AIBE के एग्जाम में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यायालय के प्रति एक वकील का कर्तव्य। आपने अलग अलग देखा क्लाइंट के प्रति क्या कर्तव्य है, यहाँ पर क्वेश्चन है न्यायालय के, यानी आप जब इनरोलमेंट करवाते हैं तब किसी कोर्ट में जाकर वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आप न्याय दिलाने का भी काम करते हैं अपने क्लाइंट को, और साथ देते हैं जज को, कोर्ट को, किस तरह से किसी केस का समाधान हो जाए, तो आपका न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तथ्य और कानून प्रस्तुत करने में स्पष्टवादी और निष्कपट हो, बताता है कि जो है वो आना है और हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा ना कि आप कानून को तोड़कर चलें। उसके बाद स्पष्टवादी भी होना, यानी क्लियर, जो भी ऐसा ना हो कि आप उसे कहीं डार्क में रख रहे हो या कोई बातें आप छिपा रहे हो और कहीं छल कपट से काम कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 42 नंबर क्वेश्चन इज न्यायालय के साथ व्यवहार करते समय एक वकील से निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित किया जाता है? जी हाँ, क्या ऐसा सोचा जाए कि एक वकील से उम्मीद किया जा सकता है? हमेशा वकील से ही उम्मीद किया जाएगा कि ये वकील जो है कानून के ज्ञाता है और वह कानून के साथ हमेशा न्याय की बात करते हैं, न्याय के उचित प्रशासन, न्यायालय की सहायता करते हैं, न्याय के उचित प्रशासन जो सही होगा वो, ऐसा ना कि आप गलत को भी सही जबरदस्ती कर दें, और सहायता करना भी आपसे अपेक्षित किया जाता है। एक कोर्ट नहीं चाहता है कि हमें मदद मिलेगी वकील साहब से कि पक्ष में जो सही हो, अच्छा हो, वह काम हो। 43 number question is on the screen and you have to read the question also, and there are 4 options and one is correct option। कौन है करेक्ट ऑप्शन? किसी मामले को प्रस्तुत करते समय एक वकील को इनसे बचना चाहिए। वाह, तो अच्छी क्वेश्चन है कि आप एक एडवोकेट है और कोई केस आया आपके पास, आप प्रेजेंट करना चाहते थे, किस चीज से बचना चाहिए? अप्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करना। ऐसे एविडेंस आप यदि देते हैं जो इरिलेवेंट हैं, यानी जो केस आपके पास है वो केस से संबंधित यदि कुछ ऐसे एविडेंस प्रेजेंट करते हैं जो इरिलेवेंट है, उससे आपको क्या करना है? हमेशा बचे रहना है। राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी आपको बचना है अप्रासंगिक साक्ष्य से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? यदि किसी वकील को पता है कि किसी मामले संबंधित तथ्य को जानबूझकर छिपाया जा रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? राइट। यानी ऐसी घटना घटित हुई जो कि आप उस एरिया में रहते हो, या तो किसी ने आपको बता दिया या तो आपको जानकारी पता चल गया, तो क्या करना चाहिए? जानबूझकर छिपाया जा रहे हैं मामलों को, तो वकील को पता चल गया तो आपको क्या करना चाहिए? मामले को अदालत में ध्यान में लाना चाहिए। आपको क्या करना है कि जो सही तरीका से कोर्ट के सामने जो एक प्रोसीडिंग होगा उसमें आपको उस मामले को अदालत में यानी कोर्ट में जरूर लाएं। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसा ना कि आप भी कोर्ट को गुमराह करना शुरू कर दें। तो ऑप्शन भी देख लीजिए, मौके के हो तो कभी चुप रहना, जी नहीं, ऐसा ना, यदि ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष को सजा मिल जाए। मामले से तुरंत हट जाना चाहिए, जी नहीं, आप भाग के नहीं जाएंगे क्योंकि आप प्रोफेशन में आप
आपके पास जो क्लाइंट आया उसके लिए आप काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से तथ्य को उनके फायदे के लिए उपयोग करेंगे? जी नहीं। आपको सही क्या करना है कि मामलों को के ध्यान में अदालत न्याय करेगी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राइट। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कि न्याय दिया जाए, एक वकील को इनसे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कार्य करना। यदि आप निःशुल्क काम करेंगे तो फिर आप अपना खर्च कैसे निकालेंगे? व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को केस की रणनीति को प्रभावित कर देना, यह है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। आपको जो खुद अनुभव है, जो पर्सनल अनुभव है, इसके अकॉर्डिंग आप रणनीति को तैयार कर सकते हैं। ठीक, ब्रेस करना ये भी है, लेकिन आपको करें ना, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एडवोकेट हैं, इसके अकॉर्डिंग रणनीति को प्रभावित करने देना। करने के लिए न्याय है कि एक वकील को इनसे बचना। एक ऑप्शन हो गया व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को केस की रणनीति को प्रभावित करने देना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, एक वकील को निम्नलिखित का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है। क्या किया जाता है? वकील हैं आप और आपको प्रतिबंधित किया गया है, कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर रोका जाता है, प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, आपके ऊपर कहता है कि इस तरह आप ना कहे, एडवोकेट है तो आपके ऊपर कैसे प्रोहिबिटेड किया जाता है? फॉल्स एविडेंस और परजर्ड टेस्टिमोनी, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में भी कि आप यदि कोर्ट में क्लाइंट को लाते हैं, केस को लाते हैं, तो ऐसा ना करे कभी कि कोर्ट को गुमराह करे, जज को गुमराह करे। तो झूठे जो रॉन्ग या तो जो फॉल्स एविडेंस है और कोई झूठी गवाही है, उसको बिल्कुल आप कोर्ट में ना आने दें, ना होने दें। आपको कि आपका क्लाइंट कोई प्लानिंग कर रहा है झूठी गवाही का, तो उनको बोलिए कि आप ऐसे गवाही दीजिए जो आप जानते हैं, राइट। ऐसा ना हो कि कभी उन्होंने अपनी ही बातों को याद करके कुछ लाया, फिर बाद में पता चला कि उसकी आधी कुछ और बता रहे हैं और आधी बातें में कुछ और बता रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 नंबर क्वेश्चन, न्यायालय के प्रति कर्तव्य की अवधारणा का तात्पर्य है कि एक वकील को क्या करना चाहिए, राइट। न्यायालय के प्रति कर्तव्य यानी आप एक एडवोकेट है, आप कोर्ट के प्रति, राइट, कोर्ट के प्रति क्या है? ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है और करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। न्याय और प्रशासन में सहायता करना, यानी आपको जो उचित पक्ष यानी किसी के पक्ष में ऐसा ना करें कि किसी निर्दोष को भी आप दोष करा करके उन्हें सजा दिलवा देते, भले ही वो वकील के हितों के साथ सकता हो। तो आप न्यायालय में निष्पक्ष प्रशासन में सहायता करें, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन 40 पेशेवर आचरण के लिए आवश्यक है, यानी आप पेशेवर है, प्रोफेशनल जो आपका एथिक्स है, तो वो आपको क्या बताता है, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या बताता है? ये रिक्वायर्ड है कि एडवोकेट को क्या ट्रीट करना चाहिए, कोर्ट में कैसे ट्रीट करना चाहिए, राइट। तो पेशेवर आचरण के लिए आवश्यक है कि एक वकील को न्यायालय के साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। किस तरह व्यवहार करना चाहिए? मुकदमे जीतने का एकमात्र मंच? जी नहीं, ऐसा नहीं कि हम सब मुकदमा आएगा और हम सभी को जीतेंगे और हम ही जीतेंगे और कोई दूसरा ना जीते। बी नंबर है कि न्याय की एक संस्था जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि आप को आता है कि हमें वहां पर नहीं मिले और वो न्याय की आशा लेकर के आता है, तो इसलिए न्याय की एक संस्था है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, वो आपके पक्ष में हो या सामने वाले के पक्ष में हो, यानी आपके अगेंस्ट पार्टी के पक्ष में हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि एक विरोधी के जैसा आचरण करे या व्यक्तिगत उन्नति का एक उपकरण बन जाए, ऐसा बिल्कुल ना करें, राइट। क्या करना है? न्याय की एक संस्था है, जो कोर्ट में आपको पेशेवर आचरण दिखाना है, वह है कि न्याय की एक संस्था है, कोर्ट न्यायालय है और जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए आप कभी भी कोर्ट के अंदर निकलते हैं तो भी और एंट्री करते हैं तभी रेस्पेक्टफुली आप एंट्री करें, रेस्पेक्टफुली भी आप कोर्ट के बाहर आए। 49 नंबर क्वेश्चन है, अदालत में एक वकील का आचरण अपेक्षित है। क्या आप अपेक्षित कर सकते हैं कि एक एडवोकेट जो है कोर्ट के अंदर उनका आचरण जो है वह दिखे, यानी एडवोकेट्स का कंडक्ट जो है कैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कोर्ट के अंदर? उनको अपना डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, कर्टसी दिखाना चाहिए, रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। जी हाँ, उनको दिखाना चाहिए कि जब आप कभी भी कोर्ट में रहते हैं और आप एडवोकेट हैं तो अपना शिष्टाचार, शिष्टता और सम्मान से
जाने जाए, पहचाने जाए और वो आपको मेंटेन भी करना है। परिस्थितियों के प्रवाह किए बिना भी नहीं कभी करना है कुछ, और विरोधी वकील के अधीन भी नहीं जाना है। यानी ऐसा ना कि कोई वकील आपका विरोध करता है तो उसके अगेंस्ट आप कुछ करते हैं। आपको शिष्टाचार, शिष्टता और सम्मान से को बनाए रखना है और उसी से आप जाना चाहिए, ऐसा ही अपेक्षित किया जा सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन, वह है अदालत में किसी साथी वकील द्वारा अनैतिकता व्यवहार का सामना करने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यानी अनैतिकता की बात आ जाती है कि जब आप ऐसा कि अनएथिकल प्रैक्टिस कोई आपका फेलो एडवोकेट कर रहा है, जो आपके साथी है, आपके कलीग है, तो क्या होना चाहिए। हमेशा इग्नोर करना चाहिए बिहेवियर को, या रिपोर्ट द मिसकंडक्ट, यानी आपका जो मिसकंडक्ट कर रहा है, जो आपके साथ कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, या अनैतिकता व्यवहार में शामिल हो जाना चाहिए। जैसा आपका कलीग करता है गलत, वैसा आप भी करें, या सार्वजनिक रूप से न्यायाधीश को आलोचना करनी चाहिए। यानी कोई न्यायाधीश है जो जज साहब है, उनके बारे में आप कहीं बैठ गए और बताएं कि जज साहब ऐसे है, ये करना चाहिए। जी नहीं, सार्वजनिक रूप से न्यायाधीश की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए, अनैतिकता व्यवहार में शामिल भी नहीं होना चाहिए। आप एडवोकेट हैं, इसलिए साथी वकील जब ऐसा अनैतिकता का व्यवहार करता है, आपको क्या करना है, हमेशा उचित जो प्रॉपर है, उचित कदाचार की रिपोर्ट करनी चाहिए। यानी जो ऑलरेडी जो प्राधिकरण बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं अधिवक्ता संघ बोलते हैं, उसमें सचिव होता है और भी मेंबर होते हैं, तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उनके अनैतिकता व्यवहार में न ही साथ देना चाहिए, न ही उनको फॉलो करना चाहिए। राइट, इस वीडियो में आपने टोटल 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जो सभी क्वेश्चंस है एडवोकेट एक्ट 1961 का ही। उम्मीद करता हूं कि इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आगे जो है और भी एक वीडियो बना देता हूं जिसमें और भी क्वेश्चन जो है एडवोकेट एक्ट का ही MCQ आपको मिल जाए, जिससे कि आपका मोस्टली क्वेश्चन उसमें से श्योर हूं मैं कि उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में से पूछा जाएगा, और आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए भी सीख पाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।